हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हम अपने चैप्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम पहुंच गए हैं अपने एक नए चैप्टर पे जो कि है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये वाला जो वर्ड है ना आपके लिए, ये तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा। हैंडलिंग मीन्स कुछ ना कुछ तो हमें हैंडल करना है, राइट। अब यहाँ पर आता है डाटा हैंडलिंग, यानी कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया। अब ये डाटा क्या होता है मैम, कि समझो कि आपके ग्रुप में 10 बच्चे हैं, राइट, और आपने हर एक बच्चे से ये पूछा कि आपका फेवरेट कलर क्या है। तो हर एक बच्चा एक डिफरेंट आंसर करेगा, राइट। तो जो बच्चा एक डिफरेंट आंसर कर रहा है तो आपने नोट डाउन करा, अच्छा इसने ये वाला बोला, इसने ये पिंक कलर को बोला, इसने व्हाइट बोला, इसने ब्लैक बोला, इसने ग्रीन बोला। तो वो आपके पास एक डाटा आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर अभी हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास एक स्कूल का हेल्थ प्रोग्राम था और उसमें हमने क्या करा कि सारे बच्चों की जो हमने हाइट्स है वो हमने कलेक्ट करी। तो अब जो ये हाइट हमने कलेक्ट करी है ये बन गया हमारा डाटा, राइट। तो इसे हमने क्या बोला? डाटा बोला। अब इस डाटा को हैंडल कैसे कर रहे हैं वो हम धीरे धीरे समझेंगे। डाटा समझ में आ गया। अब हमने क्या करा, इस डाटा को ना हमने हैंडल कैसे किया। देखो, अगर बच्चा आप ध्यान से देखोगे कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा, फिर उसका, और फिर सबसे ज्यादा बड़ा। तो जब हम इसे इस पैटर्न में, राइट, another students Anil organized the same data into a table and arranged the heights in ascending order, कि हमने इन्हें ascending order में ऑर्डर करा। डाटा ये भी है, ठीक है, हाइट सारी दी हुई है। और एक डाटा ये भी है कि हाइट सारी दी हुई है बट एक फॉर्मेट में दी हुई, एक असेंडिंग ऑर्डर में दी है। बच्चा आप देख के बता दो कि आपको ज्यादा गो थ्रू करने में, समझने में किसका इजी लगेगा, ये वाला या ये वाला? फॉर श्योर यही वाला लगेगा आपको, ये इजी है, राइट। अब ये तो हो गया, अब आपको ना ये देखना नहीं है। अब आपका क्या क्वेश्चन है, हु इज द टॉलेस्ट अमंग द स्टूडेंट? सबसे ज्यादा आपने थोड़ा सा ध्यान दे भी लिया होगा टेबल में, जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में बता रही थी आपके दिमाग में आंसर भी होगा। बट लेट मी एक्सपेरिमेंट डू वन थिंग। यहाँ पर देखिए, क्या आप यहाँ पर बता सकते, अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए पड़ जाए कि कौन सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होगा, आप इसको भी देखोगे, इसको भी देखोगे, इसको भी देखोगे, सबको देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आंसर आएगा 140 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है कि हाँ, सोहन हैज द ग्रेटेस्ट हाइट, ओके। टॉलेस्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट? काव्या 117। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास हम अपने डाटा को एक अलग तरीके से, एक क्लियर तरीके से हैंडल करते हैं तो हम फर्दर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। हमारे लिए आंसर करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग एसेंशियल आइडियाज, रिप्रेजेंटेशन वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज देखेंगे जो हमें रिप्रेजेंटेशन करनी होगी जिनकी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग एवरेजेस इन एवरीडे लाइफ। एवरेजेस का मतलब क्या होता है? ये वर्ड वो कॉमन है, ये बहुत एवरेज स्टूडेंट है, राइट। ये वाला वर्ड तो सभी ने सुना होगा कि एवरेज स्टूडेंट। एवरेज का मतलब क्या है? अब जब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एवरेज का मतलब क्या है, तो आप कहोगे मैम जो ज्यादा अच्छा भी ना हो, ज्यादा बुरा भी ना हो, जो मिडल में हो, राइट, जो ठीक ठाक हो। तो यही है इसका मतलब एवरेज का। लेट्स अंडरस्टैंड इट। Priya studies about 5 hours daily on an average. The average temperature at this time of the year is around 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमने हर एक चीज का एवरेज निकाला हुआ है। मैम ये तो समझ में आया कि एवरेज क्या है, बट एवरेज फाइंड आउट कैसे करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पर हमारे पास एवरेज के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन। An average is a value that represents the central point of a set of data. Central point जो ना ऊपर है ना नीचे है, वो बीच में है। It lies between the highest and the lowest values of the data set, providing a measure of central tendency. Different types of data require different representative values to describe them accurately. One common representative value is the arithmetic mean. यानी कि एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ अर्थमेटिक मीन। और ये फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है? ताकि हम अपने डाटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिखा सके। अगर आप सभी बच्चे को एक पर्टिकुलर स्किल सीख रहे हो, राइट, टीचर तो सबको एक ही तरीके से सिखा रहा है, कोई डिफरेंट वे नहीं है उसे सिखाने का। तो उसका जब हम ये निकालेंगे कि कितने बच्चों ने मोर देन एवरेज परफॉर्म किया है, लोअर देन एवरेज परफॉर्म किया है, तो हमें मिड तो जानना जरूरी है ना, कि पहले हमें क्लास के बच्चों का मिड तो पता हो कि उनके लिए एवरेज की डेफिनेशन ही क्या है।
लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। अब यहाँ पे मीन का हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, तभी हम एक एग्जांपल ले सकेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैम अब ये आपने क्या कह दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाएंगे बच्चों, अभी ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो हाइट्स थी, हमने हाइट ली है ऑफ 5 बॉयज, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो ये सारी जितनी हाइट्स है, ये इनका हमें एक सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर वाइज जो टोटल है उन नंबर्स को यहाँ पर लेंगे, उनका सम करेंगे। और है कितनी हाइट्स ये, टोटल 5। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है वो काउंटिंग में काउंट करनी है, यानी कि 5 के इतने नंबर्स को आपको प्लस करना है। नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो इनका सम आया 800 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर, यानी कि 160 सेंटीमीटर एक एवरेज हाइट है, ठीक है। जो 166 से नीचे गया वो लोअर माना जाएगा, और जो 166 से ऊपर गया वो हायर या ग्रेटर माना जाएगा। तो इज दैट क्लियर टू यू? हेंस द मीन हाइट इज 160 सेंटीमीटर। अगेन द मीन एज ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली इज दिस। अब यहाँ पर क्या करा, अब यहाँ पर हमें एजेस नहीं दी, यहाँ पर हमें डायरेक्टली एवरेज दे दिया, डायरेक्टली मीन दे दिया। तो अब उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये तो बताया गया है ना कि कितने चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो वो दी हुई है, एज दी हुई है, मीन एज दी हुई है, वो 12 ईयर्स दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इज इक्वल टू 12 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मीन एज हमें कैलकुलेट करनी थी, वो हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो लेट द एज ऑफ द 5th चाइल्ड बी x। यहाँ पर हमें 4 बच्चों की एज दी हुई है, ठीक है, 5वें की नहीं दी हुई, 5वें को हम x कंसीडर कर लेंगे। हमारा पहला काम क्या है कि जितनी हाइट्स दी है उन्हें प्लस करना। तो जब हम 6 + 11 + 13 + 16 + x करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46 + x इज इक्वल टू 60। अब मैम ये 60 कैसे आया बच्चों, देखो 12 × 5। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60। अब ये 46 को हम 60 में से माइनस करेंगे, आंसर हमारा जो आएगा वो 14 आएगा, और 14 जो है वही हमारा x है, ठीक है। तो 5वें बच्चे की एज कितनी है, 14 ईयर्स है, ठीक है। Given that the mean of 5 numbers is 27 and one of the numbers is excluded, the mean become 25. Determine the excluded number. अब बोला है कि देखो 5 लोग हैं, 5 नंबर्स हैं हमारे पास, उन 5 नंबर्स का जब हम मीन निकालते हैं तो 27 आता है। अगर मैं उसमें से एक नंबर को बाहर निकाल दूं तो फिर जो मीन 27 से 25 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमने बाहर निकाला है। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 5 नंबर्स का मीन है 27, ठीक है। तो सम ऑफ 5 नंबर्स क्या होगा, बच्चों से लिखेंगे तो ऐसे ही नाम, ऑब्जर्वेशंस हमारी यहाँ पर आएंगी और टोटल ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर इज इक्वल टू 27। दैट्स व्हाई टी, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने बच्चों का डाटा है, ये 5 बच्चों का डाटा है, वो 5 नंबर्स का डाटा है। तो 5 × 27, इसलिए यहाँ पर 27 × 5 किया है। नेक्स्ट अब हमसे क्या पूछा हुआ है, ये 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एक को बाहर निकाल देंगे तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका मीन कितना था, इसका मीन था 25। तो 25 × 4 करेंगे विच इज 100। अब 135 में से 100 को माइनस कर देंगे, 35 आंसर आएगा। तो क्या होगा, हमारा जो एक्सक्लूडेड किया गया है वो 35 है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे, x, f और इनका मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है। अब अगर इस तरीके से वैल्यू दी हो तो आपने जब fx को कैलकुलेट करा तो क्या आया, 1230 आया, ठीक है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर जो आपके नंबर्स थे, ये जो सारे टोटल नंबर्स है, कितना है इनका ऑब्जर्वेशन, ये टोटल 50 है। तो जब आप 1230 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.6। ओके, तो हमें मीन तो समझ में आ गया। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो हमारे डाटा में है वो है रेंज। ये रेंज क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट and lowest observations gives the range of the data। अब जो हमारे पास रेंज दिया हुआ है, अगर हम पहला वाला अपना क्वेश्चन देखें तो वहां पर हमें हाइट दी हुई थी। हाईएस्ट हाइट कितनी थी हमारी, 140 सेंटीमीटर, जो कि सोहन की हाइट थी। और मिनिमम हाइट कितनी थी, जो कि काव्या की थी, 117 यानी कि 117 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हमें उसका रेंज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, 140 माइनस 117 कर दूंगी, तो मेरा जो रेंज है वो फाइंड आउट हो जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर। द एजेस इन द इयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल आर।
तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि जो हाईएस्ट है वो 54 है, राइट, और लोएस्ट जो है हमारा वो आई थिंक 23 है। तो आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट पता चल गया। व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। अरेंज करेंगे एजेस को इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी एक अच्छा तरीका है और इसी तरीके से आपको करना भी चाहिए बच्चों, कि हम इन्हें सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। तो सबसे छोटा 23 सबसे स्टार्टिंग में आ गया और सबसे बड़ा 54 सबसे लास्ट में आ गया। अब मैं 54 में से अगर 23 को माइनस कर दूंगी तो 31 ईयर्स मेरा रेंज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मीन एज ऑफ द टीचर्स, तो क्या है, इन सबको हमें प्लस करना है। और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल सम डिवाइडेड बाय 10, 350 डिवाइडेड बाय 10 इज 35 ईयर्स का एज है। कि 35 हमारी मिडिल एज है, 35 से ऊपर वाले लोग भी और 35 से नीचे वाले लोग भी हमारे पास हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द डाटा। अब चलो हमारी एक्सरसाइज आ गई। द डाटा बिलो रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ सेट। तो ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अरेंज द डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा है यहाँ पर आई थिंक 29। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे और फिर अपने पूरे डाटा को अरेंज कर लेंगे। तो देखो बच्चों, आपको कुछ इस तरीके से करना है, 29 फिर 28 फिर 28 के बाद देखो 28 फिर रिपीट हुआ है, फिर 28 के बाद फिर सबसे छोटा है 25, फिर है 21। तो इसी तरीके से आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कंटिन्यू करेंगे। फिर आता है, ये पहला काम हो गया, आपको मैंने आधा करा है, आपको पूरा कंप्लीट करना है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड। मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुए हैं वो हमें बताने हैं। मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे बता सकते हैं, जब हमें ये पता, जब हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो 29 मैक्सिमम मार्क्स है। डिसेंडिंग में अगर देखेंगे जो लास्ट में सबसे ज्यादा नंबर आता है वो है 2। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट कितना है, मिनिमम कितना है 2। फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा कैसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट पता है, लोएस्ट पता है, 29 माइनस 2 करेंगे 27 आ जाएगा, यानी कि रेंज ऑफ द डाटा हमारा 27 है। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आउट ऑफ 20 मार्क्स टेस्ट इन मैथमेटिक्स आर। अब देखो बच्चों, सेम ही कॉन्सेप्ट पूछा गया है, आप आंसर खुद करोगे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कि दोज नंबर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन 2's टेबल आर ऑड नंबर्स। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, तो फर्स्ट 10 नंबर्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15, राइट। उन सबको हमें प्लस कर कर उनका मीन कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट इवन नंबर्स को कहा गया है फर्स्ट 10, तो 2 + 4, आपको पूरा 2 का टेबल लिख देना, वही फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं, उन्हें प्लस कर कर डिवाइडेड बाय 10 कर कर आपका जो आंसर आएगा वही आपका मीन होगा। अब यहाँ पर हमें एवरेज स्कोर बोला हुआ है, तो इन सबको हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद क्या करेंगे, हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से डिवाइड कर देंगे। बाकी के क्वेश्चन भी बच्चों इसी तरीके से हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कि एक्स वाले से घबराना मत। इफ द मीन ऑफ दिस 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 इज दिस, फाइंड एक्स, तो ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 + 4 6 6 + 6 इज 12 12 + 8 इज 20 आया है यहाँ पर। अब एक्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5x आ गया। अब टोटल काउंट कर लेते हैं, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। आंसर हमें कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 4 = 20, 0 5 2 = 10, ये इज इक्वल टू माइनस कर देंगे 20, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा माइनस। आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 5x से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज दिस, इफ 1 नंबर इज, सेम क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल में कराया है, तो एग्जाम्पल को गो थ्रू करना, समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आता है मॉड। अभी तक हमने क्या समझ लिया, हमने सबसे पहले समझा मीन, उसके बाद समझा रेंज। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
विच इज मोड। तो मोड में हमें ये समझना है द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा इज कॉल्ड इट्स मोड, or the value of the observation whose frequency is maximum in a data is called the mode of the data। यहाँ पर सिंपल इसका मतलब ये बोला गया है बच्चों कि कोई भी एक फ्रीक्वेंसी जो बार बार रिपीट हो रही है वही हमारे मोड में काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स थे और 10 में 7 स्टूडेंट्स ने तो सिर्फ अपना फेवरेट कलर व्हाइट ही बताया, तो मोड हमारा उस केस में क्या होगा, व्हाइट हमारा मोड होगा, क्योंकि उसकी ही फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मोड फॉर दिस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है। 5 5 7, 5 भी 2 टाइम्स है, 7 7 भी 2 टाइम्स है, 8 भी 2 टाइम्स है, 9 1 2, ठीक है, 10 भी 2 टाइम्स है, 11 एंड 13। अब देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है ना वो हमारा है 9 1 2 3। बाकी की जो रेंजेस है उनकी ज्यादा है पर 2 2 2 2 ऐसे करके ये डायरेक्ट हमारा क्रॉस करा है। तो इन द गिवन डाटा वी सी दैट द ऑब्जर्वेशन 9 अकर्स मैक्सिमम नंबर of times 3 times and the mode is 9। बच्चों तो मीन से भी इजी है, रेंज से भी इजी है, प्लस माइनस भी करना, बस ये देखना है सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हुआ है वही हमारा मोड है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा मीडियन। A group of students took a test. After evaluation, the teacher announced that on an average, each of the 5 students misspelled 18 words. The 5 scores are arranged in order. Which score has the same number of scores? Satisfaction। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें देखते हैं। 15 is more satisfaction represent time score. If a set of data contains very high scores of or very low scores, the mean does not satisfactorily represent the data. In situations such as these, it is often more desirable to use the middle score called the median as representative score। अब यहाँ पर बात आती है इस चीज की कि जब हम मीन कंसीडर कर रहे हैं, मीन में क्या करते हैं, एवरेज कंसीडर करते हैं, बट अब वो जो है ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां करी, नंबर तो आए पर गलतियां। अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो मिडिल में है। मिडिल का मतलब एवरेज का टाइप काइंड ऑफ ये, बट एवरेज जो फाइंड आउट होता है वो कैसे फाइंड आउट होता है कि हमें सबको प्लस करना है, फिर जो टोटल नंबर्स है उनसे डिवाइड करना है। बट मीडियन में हम क्या करेंगे कि हम नंबर्स के बेसिस पर ही देख लेंगे। अब देखो बीच का नंबर कौन सा है, वो 15 है। 18 और 40 से छोटा है और 10 और 9 से बड़ा है, यानी कि मिडिल नंबर आ गया। तो हमने यही करा, 15 is more satisfaction represent time score. If a set of data contains very high score or very low score, the mean does not satisfactorily represent the data। फिर वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा कि अगर बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा लो हो गया, उस वाले केस में हम मीडियन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर फाइंड द मीडियन। अब इसमें सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में, और जब असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो देखो बीच का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये हमारा जो बीच का नंबर है। अब ये 20 से सारे छोटे नंबर इधर आ गए और 20 से सारे बड़े नंबर इधर आ गए, तो 20 हमारा बन गया मीडियन। ओके, अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। बता दो बच्चों कौन होगा मोड, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी रिपीट हो रही होगी। 10 12 12 1 2 3 4, देखते ही पता चल गया 1 2 3 4, मोड क्या होगा 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन, यू हैव टू डू दैट। फाइंड द मोड ऑफ द, अगेन फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले बच्चों ने असेंडिंग ऑर्डर में कलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर लग रहा है 33, उसके बाद है 44, फिर 48, फिर 51। ठीक है, 33 44 48 51, 51 के बाद है 60, 60 के बाद 61 एंड देन 63। देखते ही आपको पता चल रहा होगा मीडियन क्या है, ये है 51। 51 से छोटे इधर, 53 से बड़े इधर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मीडियन, सेम क्वेश्चन द मार्क्स स्क्वायर। ठीक है, मीडियन फाइंड कर लोगे, मोड भी है अगेन फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 15। तो आप यहाँ पर जो मीडियन फाइंड आउट करोगे उसे इज इक्वल टू रख लोगे x + 10 के, माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है मीडियन, अगेन सेम क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कर लोगे। अभी तक हमने क्या समझा, हमने मीडियन, सबसे पहले हमने समझा मीन, फिर रेंज, फिर मोड एंड देन मीडियन। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम आ रहे हैं डाटा हैंडलिंग में रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में।
ये तो हम अभी तक क्वेश्चंस के आंसर और अपने डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है बोलते वक्त उस चीज में था। अब रिप्रेजेंट करना कैसे है हमें वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आता है बार ग्राफ। सबसे पहले numbers can often be understood more easily if they are pictured. One of the best ways of picturing sets of values is a bar graph. So what we are doing here, we are representing our numbers in the form of picture, and when we do this, so what we call that, we are calling it bar graphs. Okay, for example, take this. A bar graph consists of an axis and a series of labeled horizontal or vertical bars that show different values for each bar. A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by number of bars, rectangles of uniform width created horizontally or vertically with equal spacing between them. Now look at some examples too. अब यहाँ पर हमें समझाया गया है कि देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म के बार्स ड्रॉ करते हैं। हमारे कुछ बार्स है ना ऐसे होंगे, रेक्टेंगुलर शेप के होंगे वो, और हमारे कुछ एक्सेस होते हैं वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस, जिसकी हेल्प से हम अपना डाटा को सारे को रिप्रेजेंट करते हैं ना पिक्चर्ड फॉर्म। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि ऑक्यूपेशन है और कितने लोग उस ऑक्यूपेशन को कर रहे हैं। तो सर्विस इन एसबीआई 160, सर्विस इन इन्फोसिस 200, टीचिंग 100, मेडिकल 80, बिजनेस 200 एंड मैनुअल वर्क इज 60। सो व्हाट वी हैव टू डू ना, जस्ट लुक एट देयर। सबसे पहले हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमें ओ वाई एंड ओ एक्स एक्सिस बनाने हैं, ठीक है। अलोंग ओ एक्स चूज 6 यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर विड्थ। अभी ये जो मैं बता रही हूँ इसे अगर हम यहाँ से देखते चलेंगे, ठीक है, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट होती है विद द हेल्प ऑफ वाई, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रिप्रेजेंट होती है विद द हेल्प ऑफ एक्स। तो पहला स्टेप हमें क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे एक और चीज, ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेप क्या बोला गया है कि भैया ओ वाई एंड ओ एक्स ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने अपने एक्सेस ड्रॉ कर लिए। अलोंग ओ एक्सिस choose 6 uniform widths of 1 centimeter with suitable space between them. अब यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर का स्पेस ड्रॉ करना है विद सुटेबल ये। तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पे बोला तो ये जो डिस्टेंस है हमारा 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, along OY put mark for number people choosing a scale of 1 centimeter is equal to 40। यानी कि हम जो अपनी पूरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं 40 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 40 यानी कि 0 to 20, देन 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, यानी कि 2 का टेबल ही हम एक उसमें चला रहे हैं। और नंबर ऑफ 40, यहाँ पर हमारा जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 40 पीपल। कैलकुलेट लेंथ बार्स ऑफ ईच ऑक्यूपेशन। कैसे हमें लेंथ बार करनी है कि अगर हमने अपना स्केल जो लिया है वो 40 पीपल लिया है 1 सेंटीमीटर, तो सबसे पहला जो है 160 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। तो पहले की लेंथ हमारी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। सेकंड कितना है, 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि जितने भी वैल्यूज है सबको आपको 40 से डिवाइड कर जो आंसर आएगा उतने सेंटीमीटर का आपका बार होगा, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ बार्स ऑफ लेंथ, दिस राइट नेम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन इन द बार्स, पुट द टाइटल पीपल इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल मेंशन करना है, ठीक है, ये इस एरो के साथ, और यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन दिस इस एरो के साथ। ये एरो जो आपके एक्स एंड वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने सेंटीमीटर की हमने ये कैलकुलेट करा है उतने सेंटीमीटर की हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। बार ग्राफ में हमें क्या मेक श्योर करना होता है कि इन हर एक बार के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डबल बार ग्राफ्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट अनदर टाइप ऑफ बार ग्राफ। एग्जांपल 2, यहाँ पर हमारे जो बार ग्राफ्स होंगे, 2 बार ग्राफ्स एक साथ होंगे, फिर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, फिर 2 बार ग्राफ्स मतलब 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, फिर 2 बार ग्राफ्स होंगे, यानी कि पर्टिकुलर डिफरेंस प्रेजेंट होगा। Study the graph given below represent the total enrollment of boys and girls in CPB high school and answer the following। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, एनरोलमेंट शो करी। सबसे पहले वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है, 20 स्टूडेंट्स के इक्वल है। 20 स्टूडेंट्स के इक्वल है मतलब कि हम हर एक उससे कैलकुलेट करेंगे डाटा। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना। इन विच ईयर इज द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स मोर देन द बॉयज। कौन सा ईयर है जिसमें हमारी जो एनरोलमेंट है वो मोर देन बॉयज हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉयज के लिए ब्लू कलर और गर्ल्स के लिए येलो कलर, तो येलो कलर ज्यादा कहाँ पर है, 2019 to 2020, राइट। तो ये हो गया हमारा
आंसर। इन विच ईयर द एनरोलमेंट बॉयज एंड गर्ल्स आर द सेम, किसके लिए सेम है, देखो कहाँ पर ये पर्पल कलर और हमारा येलो कलर सेम है, इन 2022 टू 21। तो इस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अब ये पहले हमें डबल बार ग्राफ पढ़ना सिखाया और अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमें ये वाई एक्सिस पे हमारे मार्क्स होंगे और एक्स एक्सिस पे हमारे नेम ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, और फिर हम अपने मैथ्स एंड साइंस के जो मार्क्स हैं वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं ऑलरेडी पता है, डाटा ये रहा, देख लो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हमने अपने मैथ्स एंड साइंस के जब शो करे 10 to 90, तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम शिखा के लेंगे, शिखा के लिए पहले हम मैथ्स के और साइंस के आंसर्स लेंगे, तो क्या होंगे 70 and 75, ठीक, थोड़ा सा, ठीक है, तो 70 and 75, ओके। इस तरीके से फिर फर्दर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है ऋषि 35 and 30, तो हम इस तरीके से सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3C पर। यहाँ पर जितना कुछ भी मैंने आपको अभी तक समझाया है फॉर रिलेटेड टू बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ, you have to put your knowledge here, you have to practice here only. So what you have to do, the table given below shows the sale of some fruits in one day by a local market, represent the data by a bar graph। बहुत easy है, सबसे पहले y एक्सिस ड्रॉ करोगे, x एक्सिस ड्रॉ करोगे, फ्रूट्स जो आपके नंबर्स है सेल्स इन केजी आप अपना रिप्रेजेंट करोगे y एक्सिस पे, फ्रूट्स पपाया पियर्स एप्पल्स अपना रिप्रेजेंट करोगे एक्स एक्सिस पर, और फिर जितना सेंटीमीटर का हमारा कैलकुलेट होगा वो हम ड्रॉ करके दिखा देंगे। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे, सेम क्वेश्चन बच्चों ऊपर भी था, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए विद सेम पैटर्न। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिस, तो सबसे पहले फॉलोइंग, रीड इट एंड मेक अ टेबल शोइंग फर्स्ट क्लास, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें सब कुछ मेंशन करना है, तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। अब बॉयज का क्या है, उसमें स्ट्रेंथ हमारी 28, गर्ल्स की कितनी है 26, ऐसे कैलकुलेट कर कर हम वहां पर अपना आंसर लिख देंगे। द रिजल्ट्स ऑफ पास परसेंटेज ऑफ क्लास 6 एंड 7th इन एग्जामिनेशन फॉर 5 years आर गिवन बिलो। तो आपको अब यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपके स्टूडेंट्स के वो क्या कहते हैं परसेंटेजेस होंगे और ईयर्स आपके एक्स एक्सिस पर होंगे, और फिर आप डबल ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। डबल ग्राफ बनाते वक्त बच्चे ध्यान जरूर रखना कि दो ग्राफ्स के बाद दे हैव अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब ये जो प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस यू, कि जितना कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें ही सारे ये प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस है, उसी से रिलेटेड कुछ भी नया इसमें नहीं होगा। तो आपको मीड मोड मीडियन सब कुछ फाइंड आउट करना आता है, आपको ग्राफ भी रीड करना आता है, पढ़ना भी आता है। फिर आपके मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर 6, 9, 15, 20 एंड 25 इज। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, क्या आप इन सबका सम फाइंड आउट करोगे, 1 2 3 4 5, फिर उसे 5 से डिवाइड कर दोगे और जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका मीन होगा। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि आपका मोड क्या है, मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। तो यहाँ पर देखो बच्चे 4 ही सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो 4 आपका मीडियन होगा। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस आए कि मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 7 + 9 + 11, तो 11 + 9 इज 20, 20 + 7 27, 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9, यानी कि आपका जो मीन होगा वो 9 होगा। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है बच्चे, हो जाएगा। यहाँ पर आपका मोड क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे इसमें कि जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, आपको समझाया है और वो यहाँ पर ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अ टीचर इवैल्यूएटेड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट, ओके, ये आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ पर आज नॉलेज की बात कर लेते हैं। डॉक्टर C.R. राव, इंडिया, a well-known statistician famous for his theory of estimation 1945, he worked on Cramer-Rao inequality and Fisher-Rao theorem। यानी कि जो हमारे C.R. राव हैं, डॉक्टर C.R. राव इंडिया से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने 1920 AD में क्या करा था, उन्होंने थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पर और उन्होंने वर्क करा था क्रैमर-राव इनइक्वालिटी एंड फिशर-राव थ्योरम पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बच्चे जिन्हें हमें पढ़ते रहना चाहिए। आई होप
आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बस एक काम करना है कि सारे कंटेंट को एक बार और गो थ्रू कर लेना है, फिर तो फॉर श्योर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।